सुहाना की बातें सुनकर युवराज के दिमाग से परे जा रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था सुहाना को क्या कहे, क्योंकि एक तरफ से सुहाना खुद कह रही है उसे दर्द महसूस नहीं होता है और दूसरी तरफ से वह कहती है इस सब से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये सोचकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें गलती से चोट लग जाए और तुम्हें पता ना चले। क्योंकि हर समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे नंदिनी के पास भी रहना पड़ता है। युवराज ने इतना ही कहा था तभी सुहाना तिरछी नजरों से उसे देखी। उसका नज़र से ऐसा लग रहा था जैसे युवराज की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन दूसरे ही पल सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप बार बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते रहोगे तो अपना काम कैसे करोगे? मेरे पापा कहते थे जब कोई इंसान लगन से काम करता है तो वह जल्दी अपना मुकाम पा लेता है। और मैंने सुना है, दादी ने बताया था, आप अपना बिजनेस को ऊंचा करना चाहते हो। अगर आप मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे तो मैं आपको बहुत बहुत नए तरीके बताऊंगी जिससे आप बहुत ऊंचे पहुंच सकते हो। वैसे तो मुझे पता है आप नंबर 1 बिजनेसमैन हो, दादी ने मुझे बताया था। बहुत सारे लोग आपसे डरते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आकर आपसे काम मांगते हैं। वैसे मैं यहाँ पर रहकर अकेली बोर हो जाती हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं आपके साथ आपके ऑफिस में कोई छोटा काम कर सकती हूँ? मैं कसम खाकर कहती हूँ कोई भी गलती नहीं करूँगी और कोई भी शरारती भी नहीं करूँगी। सुहाना की बातें सुनकर युवराज सोच में पड़ गया, क्योंकि सुहाना को ऑफिस जाना था और युवराज ये जानता था नंदिनी भी उसी के ऑफिस में काम करती है। अगर नंदिनी ने देखा वह सुहाना के साथ ज्यादा रह रहा है तो हो सकता है नंदिनी को बुरा लगेगा, लेकिन सुहाना उसका काम भी करेगी जिसके लिए उसे सुहाना को अपने पास रखना भी है। ये सब सोचकर युवराज ने सुहाना से कहा, अच्छा तो तुम ऑफिस आकर काम करना चाहती हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो लोगों को देखकर डरती हो। लोग तुम्हें अगर डरते हुए देखेंगे तो वह तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे, तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, और वैसे भी तुम सिर्फ स्केच बनाती हो, उससे ज़्यादा कोई काम तुम्हें नहीं आता। सुहाना जब युवराज की बातें सुनी तो वह मुस्कुराकर कहने लगी, आप एक बार मुझे ऑफिस आने दो, मैं बहुत सारा काम करके दिखाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे हमेशा कहा है मैं जब भी अपना बिजनेस खोलना चाहूँगी तो मैं बहुत जल्द अपना मुकाम पा लूँगी। लेकिन मुझे अकेले अपना बिजनेस नहीं खोलना, क्योंकि मैं जानती हूँ अकेले कुछ भी नहीं होता है। मैं तो बस आपके पास रहना चाहती हूँ। मुझे डर लगा रहता है कहीं मेरी मॉम को पता ना चल जाए मैं कहाँ हूँ। अगर उन्हें पता चल जाएगा मैं कहाँ हूँ तो वह मुझे उस इंसान के पास छोड़ देगी जो इंसान मुझे बहुत मारता था। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करेगा। और वैसे भी ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है, चाहे वह तुम्हें खरीदने वाला हो या फिर कोई और। ये कहकर युवराज सुहाना को एक नज़र देखा, फिर अपनी जगह से उठा। युवराज को उठे हुए देखकर सुहाना अपनी जगह से उठने लगी। तभी युवराज ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, तुम फिलहाल के लिए आराम करो, मैं अनिकेत से कहकर तुम्हें दवाई दिलवा देता हूँ। और याद रखना, दवाई खाने में कोई नखरे मत करना, क्योंकि नखरे करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। युवराज की बातें सुनकर सुहाना तो पहले मुंह बनाई, लेकिन दूसरे ही पक वह हंसते हुए कहने लगी, क्या कहा आपने? आपको नखरे करने वाली लड़की नहीं पसंद, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत नखरे करती है, तो फिर आप उसके नखरे को क्यों झेलते हो? सुहाना के मुंह से नंदिनी के बारे में सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, क्योंकि मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ। जो इंसान किसी से प्यार करता है वह इंसान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रही बात नंदिनी का रूठना, मनाना, शरारत करना, उन सब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं अब वापस से ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ा। आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हो सकता है मैं घर थोड़ा लेट आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले छोड़ तो नहीं सकता, इसीलिए दादी को मैं कह दूंगा तुम्हारे पास रहने को। मुझे पता नहीं तुम अकेले रहकर क्या क्या करोगी। पता चला मैं वहाँ मीटिंग में हूँ और इस बार तुम खिड़की के पास जाकर नीचे कूद गई। ये कहकर युवराज गुस्से में वहाँ से निकल गया। युवराज को जाते हुए देखकर सुहाना अपने हाथों को देखने लगी। सुहाना अपने हाथों को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर दरवाजे की तरफ देखते रहे कहने लगी, पता नहीं आपको क्या हो गया है, जो काम मैं करती भी नहीं हूँ वह आप सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो। उस दिन ऑफिस में भी मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके बावजूद भी उन दोनों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। फिर उस दिन कमरे से बाहर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को कुछ किया भी नहीं, उसके बावजूद भी उसने वापस से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। और आज तो मैं बाथरूम गई भी नहीं थी,
लेकिन आज भी आपने कह दिया मैं सुसाइड करने गई, भला मैं मरने की कोशिश क्यों करूंगी? अगर मुझे मरना होता तो मैं अपने ही घर से क्यों भागती? मैं माँ की हाथों से मार खाती रहती। लगता है ये लोग पागल हो चुके हैं, फालतू का मुझे पागल कहते रहते हैं, पर मुझे क्या, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए बेड पर अच्छे से लेट गई। वहीं दूसरी तरफ युवराज के जाने के बाद नंदिनी वहां पर अकेली पड़ गई थी, जिसकी वजह से वह युवराज के घर ना जाकर सीधे अपने घर चली आई। जब वह अपने घर आई तो उसका नज़र अपनी बहन निशा पर गया, जो ड्रिंक करते हुए टीवी देख रही थी। अपनी बहन को देखकर नंदिनी गुस्से में कहती है, मॉम डैड यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यह नहीं तुम्हारा जब मन करेगा तुम दारू पियोगी। नंदिनी की बातें सुनकर और उसे अपने सामने देखकर निशा हैरान होकर कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? मैं कोई पहली बार तो नहीं पी रही हूँ, आपने मुझे कई बार देखा है पीते हुए और आज आप मुझे पीने से मना कर रही हैं। निशा की बात सुनकर नंदिनी अपने गुस्से को शांत करके उसके पास आकर कहती है, क्या करूं मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब से वह लड़की घर में आई है तब से मेरी जिंदगी में मुश्किल बढ़ती जा रही है। जब वह लड़की युवराज की जिंदगी में नहीं थी तो मैं युवराज की जिंदगी में रहकर उसके बिजनेस को नीचे करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन ना जाने अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके बाद युवराज और ऊंचाई पर चलने लगा। नंदिनी की बात सुनकर निशा हैरान होकर कहती है, मतलब आप कहना क्या चाहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। निशा की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, देखो निशा, तुम ऐसा कुछ करो जिसके बाद वह लड़की युवराज की जिंदगी से निकल जाए। जब तक वह लड़की घर में रहेगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और ना ही मैं अपना बदला पूरा कर पाऊंगी। तुम्हें पता नहीं होगा, सुहाना बहुत अजीब लड़की है। मैं जिस समय युवराज के साथ रही हूँ मैंने देखा है वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन दिखाती ऐसे हैं जैसे उसे मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मुझे युवराज को साथ देखकर उसे कोई मतलब ही नहीं है। पता है, जब पहली बार सुहाना ऑफिस गई तो मुझ पर हमला हुआ। मुझ पर हमला होने से पहले वहां पर एक और लड़की आई थी जो युवराज से बात कर रही थी, उस पर भी हमला हुआ, लेकिन सुहाना पर हमला नहीं हुआ। उसके बाद मैं जब युवराज से बात करने के लिए घर आई तब फिर वापस से मुझ पर हमला हुआ। मैं जब जब युवराज के पास रहती हूँ तब तब मेरे साथ कुछ न कुछ हुआ है। आज मैं युवराज के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने गई थी, वहाँ सुहाना नहीं थी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से हम दोनों बात कर रहे थे कि उसी बीच में घर से किसी का कॉल आया और युवराज मुझे छोड़कर चला गया। युवराज भले ही कहता है उसे सुहाना से मतलब नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ जब किसी मर्द की शादी हो जाती है तो वह अपनी प्रेमिका को भूल जाता है। चाहे वह अपनी पत्नी को अपनाए या ना अपनाए, उसे मजबूरन में अपनी पत्नी को अपनाना पड़ता है। यहाँ पर भले ही युवराज सुहाना को अपनाना नहीं चाहता है, लेकिन वह सुहाना का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो युवराज सुहाना को घर से निकालने के लिए हर दिन तमाशा करता था, आज वही युवराज सुहाना को घर में रख रहा है। अब तुम ही बताओ, क्या युवराज बदल नहीं रहा है? नंदिनी की बातें सुनकर निशा मुस्कुराते हुए कहती है, दीदी मैं जानती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता होगा उन दोनों को साथ देखकर, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप ऐसे उस लड़की पर इल्जाम लगाओगी। मतलब आप खुद सोचिए, वह लड़की जो दूसरे इंसान को देखकर डरती हो, वह भला किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती। लेकिन अगर आपको फिर भी उस लड़की को सबक सिखाना है तो मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। निशा की बात सुनकर नंदिनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। नंदिनी की बात सुनकर निशा मुस्कुराते हुए कहती है, जहां तक मैं उस लड़की को जानती हूँ वह लड़की एक नंबर की डरपोक दिखाई देती है, और आपने भी मुझे फ़ोन पर कई बार बताया वह लड़की एक नंबर की डरपोक है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे दुनिया की समझ नहीं है। अगर आप उस लड़की को एक ऐसी जगह पर छोड़ कर आ जाए जहां पर लड़कियों की इज्जत नहीं रहती तो क्या होगा? मतलब सुहाना को दुनिया की खबर नहीं तो क्यों ना हम उस लड़की को कोठे में बेच दे, हमारे पास अच्छे पैसे भी आ जाएंगे और एक मुसीबत भी चली जाएगी। और रही बात घर वालों की, तो आप ऐसा कुछ कीजिएगा जिसकी वजह से सुहाना को खुद घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिसके बाद सबको यही लगे सुहाना खुद घर छोड़कर चली गई, फिर आप पर इल्जाम भी ना आए। और जब सब सुहाना को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आप नाटक करते हुए उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक यही आइडिया है, आप अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि यह करने पर सुहाना हमेशा हमेशा के लिए जीजू की जिंदगी से चली जाएगी और आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी। निशा की बात सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक उठी। उसने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वह चाहती है तो सुहाना को सबक सिखाने के लिए उसे कहीं पर भी छोड़ सकती थी।
वैसे भी युवराज ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ दादी के कहने पर वह वापस से सुहाना को बचाने के लिए चला गया। लेकिन अगर युवराज को बिना बताए वह सुहाना को ही गायब कर दे तो? ये सोचकर नंदिनी निशा से कहती है, वाओ, तुम सच में मेरी इकलौती बहन हो जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं यही काम करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। अभी मैं घर जा रही हूँ, घर जाकर मैं पहले वहाँ का माहौल देखूंगी, क्योंकि युवराज को कॉल आया था और वह परेशान होकर वहाँ से निकला था। हो सकता है घर में कोई इशू हुआ हो, इसीलिए मैं पहले घर जाकर वहाँ का माहौल अच्छे से देख लूंगी, उसके बाद अपना प्लान बताऊंगी। यह कहकर नंदिनी अपनी बहन निशा के गालों पर प्यार से किस करके वहाँ से जल्दी से निकल गई। कोयल कंपनी। युवराज अपने वर्कर से बात कर रहा था नए प्रोजेक्ट को लेकर। उन वर्कर से बात करने के बाद युवराज ने अनिकेत को फोन करके अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी ही देर में अनिकेत युवराज के केबिन में आया। जैसे ही वह केबिन में आया, वह परेशान भरी आवाज में कहने लगा, भाई अब तो हमें घर चलना चाहिए, आप अभी भी यहीं पर हो। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, हम थोड़ी देर में घर जाएंगे, कुछ काम बचा हुआ है, पहले मैं उसे देखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए बुलाया हूँ। फिलहाल के लिए मेरी वह बात सुनो। देखो, डॉक्टर से बात करने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला जिस पर हमें यकीन नहीं हुआ। हम सोच में पड़ गए, आखिर सुहाना ने सुसाइड क्यों किया। लेकिन जब सुहाना को होश आया और मैंने उससे पूछा, तुमने सुसाइड क्यों किया, तुम्हें मरने का इतना ही शौक था तो तुम मुझे बता देती, ऐसे बाथरूम में जाकर सो जाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद उसने कहा, वह तो बाथरूम गई भी नहीं थी, बल्कि कार्टून देख रही थी। कार्टून देखते देखते उसकी आंख लग गई थी, वह सोफे पर ही सो गई और सपने में उसने महसूस किया कोई उसके ऊपर पानी फेंक रहा है। मतलब सुहाना जो बाथरूम में जाकर सो गई थी, वह उसे सपने में दिखाई दे रहा था। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, कोई इंसान अगर बाथरूम नहाने भी जाएगा तो उसे वह याद रहता है, लेकिन यहाँ सुहाना ने साफ साफ कह दिया वह तो कार्टून देखते देखते सोफे पर सो गई थी, तो फिर वह बाथरूम तक कैसे पहुँच गई। युवराज की बात सुनकर अनिकेत कुछ सोचते हुए कहता है, ये भी तो हो सकता है भाभी को नींद में चलने की आदत हो, उनको कोई बीमारी है जिस वजह से उनको नींद में चलते चलते अपने कमरे में जाना पड़ा और वह कमरे में आकर चली गई। क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो नींद में चलते चलते कहीं भी चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है वह नींद में चलने की कोशिश किए हैं या नींद में चलकर कहीं गए हैं। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, अनन, ये भी हो सकता है, पर अब हमें सुहाना पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसे चोट महसूस नहीं होता। ऐसे में अगर कभी भी उसे चोट लगा तो वो हमें नहीं बताएगी, जिसके बाद वही चोट आगे चलकर उसके मरने का कारण बन सकता है। युवराज की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे भाई मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आप सच में भाभी के लिए इतना सोच रहे हो, मतलब आप तो उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हो और अब उनको प्रोटेक्ट करते हो। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे घूरते हुए कहता है, तो क्या तुम इसका मतलब ये समझ रहे हो मुझे सुहाना से प्यार है। अनिकेत, मैं आज भी नंदिनी से प्यार करता हूँ, नंदिनी मेरी जान है और मैं उसे कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता, और मैं जानता हूँ नंदिनी भी कभी मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकती है। लेकिन रही बात सुहाना की, तो सुहाना मेरे तिजोरी की चाबी है, अगर वह मेरे पास रहेगी तभी तो मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। वैसे तो मैं जानता हूँ यहाँ पर मुझे सुहाना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपने बनाए हुए डिज़ाइन सुहाना को दूंगा और कहूँगा उसे ठीक करने को। मैंने सुहाना से कहा है। फिर सुहाना ने मुझे कहा उसे ऑफिस में आकर काम करना है। मैं सोच में पड़ चुका हूँ क्या मैं उसे ऑफिस में लेकर आऊँ, क्योंकि सुहाना को सिर्फ डिज़ाइन बनाना आता है, ऑफिस का काम करना नहीं, और ऐसे में नंदिनी भी कभी कभी ऑफिस आती रहती है। युवराज की बात सुनकर अनिकेत मुंह बनाकर कहता है, सच में भाई आप ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए, बेकार में भाभी आपको मिल गई, अगर वह मुझे मिली होती ना तो मैं उनको रानी बनाकर रखता, पर कोई बात नहीं, वह मेरी भाभी है, यही मेरे लिए बहुत है। और रही बात उनको ऑफिस आने की, तो उनका मन है तो उन्हें ऑफिस आने दीजिए, क्योंकि भाभी जल्दी खुश होती है, भाभी जल्दी बाहर निकलना नहीं चाहती है, और ऐसे में अगर वह ऑफिस में आकर काम करेगी तो वह बाहर निकलने की भी कोशिश करेगी, और फिर आपको भी तो पता चल पाएगा भाभी सबसे ज़्यादा किस इंसान से डरती है, पुलिस, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर। अनिकेत की बात सुनकर युवराज शैतान भरी नज़रों से उसे देखकर कहता है,
आज ये तो पता चल जाएगा सुहाना डॉक्टर से डरती है या नहीं, क्योंकि मैं और तुम जब घर जाएंगे तब मैं एक आदमी को डॉक्टर के गेटअप में लेकर जाऊंगा और कहूंगा वह जानबूझकर सुहाना के पास रहे और उसका इलाज करने का ड्रामा करें। अगर सुहाना शांत रहने की कोशिश करेगी तब तो हम समझ जाएंगे वह डॉक्टर से नहीं डरती है, लेकिन जब हम उसके एक्सप्रेशन को देखेंगे, डॉक्टर को देखकर वह कैसा रिएक्ट करती है, तभी हम समझ जाएंगे वह डॉक्टर से डरती है या नहीं। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर रहता है। ठीक है, तो आप अपना काम खत्म कीजिए, मैं तब तक अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, क्योंकि मैंने उसे कहा है 2 मिनट रुकने के लिए, मुझे कुछ बात करनी है। ये कहकर अनिकेत वहां से चला गया। अनिकेत जैसे ही वहां गया तभी युवराज गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, अगर सुहाना को ऑफिस आने का मन है तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। नंदनी सुहाना को देखकर बहुत गुस्सा होती है, कहीं वह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले। वैसे भी नंदिनी ने सुहाना के पीछे गुंडे लगाए थे, अगर सही समय रहते मुझे पता नहीं चलता तो ना जाने सुहाना के साथ क्या ही होता। मुझे नंदिनी को समझाना पड़ेगा, वरना वह लड़की गुस्से में आकर सुहाना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। ये कहकर युवराज वापस से अपना काम करने लगा। कुछ समय बाद युवराज अनिकेत के साथ जब घर आया तो उसने देखा नंदिनी सोफे पर बैठी हुई है। नंदिनी को देखते ही अनिकेत का मुंह बन गया। वही युवराज नंदिनी के पास आकर कहता है, तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? मैं तुम्हें ऐसे ही रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। युवराज की बातें सुनकर नंदिनी अपनी जगह से उठकर उसके पास आकर कहती है, नहीं युवराज, मैं जानती हूँ तुम ऐसे ही मुझे छोड़कर नहीं जाते हो, जरूर कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए तुम मुझे छोड़कर गए हो। मुझे कोई बुरा नहीं लगा है। हाँ, बस तुम मुझे अगर बता देते तो शायद मैं उतनी उदास नहीं होती। पर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। वैसे तुम दोनों अभी ऑफिस जा रहे हो तो डॉक्टर को क्यों लेकर आए हो? इस समय डॉक्टर को किसकी जरूरत है? ये कहकर नंदिनी युवराज को पीछे इशारा करती है, जहाँ पर एक डॉक्टर अपने हाथों में बैग लेकर खड़ा था। नंदिनी की बात सुनकर इससे पहले कि युवराज कुछ कहता, तभी अनिकेत नंदिनी को देखते हुए कहता है, अरे नंदिनी, वह क्या है ना, सुहाना भाभी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो दादी ने कहा है डॉक्टर को लेकर आने को, इसीलिए हम डॉक्टर को साथ लेकर आए हैं। वह भाभी का इलाज करेंगे और फिर चले जाएंगे। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए कहती है, कहीं ये साबित तो नहीं हो गया वह लड़की सच में पागल है, इसलिए डॉक्टर का इलाज ले रही है? अगर ऐसी बात है तो तुम उस पागल लड़की को घर में क्यों रखे हो? इससे बेहतर है उसे पागल खाने भेज दो। नंदिनी की बातें सुनकर युवराज उसे देखकर गुस्से में कहता है, देखो नंदिनी, वह पागल नहीं है, उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, वह बच्चों जैसी हरकत करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम उसे पागल कहकर बुलाओगी। वह भी इंसान है, वह भी हमारी तरह ही सोचती है। ये कहकर युवराज चुपचाप वहां से चला गया। वही डॉक्टर ने जब युवराज को जाते हुए देखा तो वह भी जल्दी से युवराज के पीछे गया। अनिकेत ने देखा कैसे नंदिनी गुस्से में युवराज को जाते हुए देख रही है, तो वह नंदिनी के पास आकर गुस्से में दांत पीसकर कहता है, कितनी भी कोशिश कर लो, अब मेरा भाई तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। भाई के लाइफ में भाभी आ चुकी है और मैं जानता हूँ भाभी तुमसे करोड़ों गुना बहुत अच्छी है, वह भाई को कभी भी हर्ट नहीं करेगी। तुमने मेरे भाई को कॉलेज टाइम से फंसाया है और मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई से कोई प्यार नहीं करती हो, बल्कि उनके साथ रहने का ड्रामा करती हो। मेरी बात मान लो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, चुपचाप मेरे भाई की जिंदगी से चली जाओ, वरना मैं अपने भाई को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। वैसे तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे भाई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह मत भूलो मैं अनिकेत गोयल हूँ, मेरे हाथ सबूत बहुत जल्दी लगते हैं, बस मुझे मौका चाहिए। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, क्या यार अनिकेत, कॉलेज समय से तो मैं तुम्हें भी जानती हूँ, इसका मतलब यह नहीं ऐसे गलत इल्जाम लगाओगे मुझ पर। मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद अपने भाई से क्यों नहीं पूछ लेते हो? देखो, आज मैं तुम्हारे भाई के लिए इसी घर में रह रही हूँ, सुहाना से शादी हो जाने के बाद भी मैं चुप हूँ, वरना मेरी जगह कोई और लड़की होती तो वह अब तक न्यूज़ में तुम्हारे भाई के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुकी होती है, और तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी नाम खराब होता। मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ, मैं जानती हूँ सुहाना जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ। पर कोई बात नहीं, एक दिन तुम्हें खुद पता चलेगा, सुहाना सच में अच्छी लड़की नहीं है। ये कहकर नंदिनी चुपचाप वहां से चली गई।
नंदिनी को वहां से जाते हुए देखकर अनिकेत गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहता है, भाभी अच्छी लड़की है या नहीं है ये तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मेरे भाई को प्यार में फंसा कर उनके साथ रहने की जो कोशिश कर रही हो ना, बहुत जल्द मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगा। इधर दूसरी तरफ से युवराज का कमरा। युवराज जब डॉक्टर के साथ कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना सोफे पर बैठकर पेपर में कुछ स्केच बना रही है। ये देखते ही युवराज डॉक्टर को अंदर आने का इशारा किया। सुहाना का ध्यान पहले तो युवराज पर गया, लेकिन जब वो डॉक्टर को देखी तो वो कंफ्यूज होकर युवराज से कहती है, यह अंकल कौन है और उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। सुहाना की बातें सुनकर युवराज उसके पास आया, फिर उसके बगल में बैठते हुए गहरी सांस लेकर कहने लगा, ये डॉक्टर है, कल जब तुम बेहोश हो चुकी थी तो यही तुम्हारा इलाज करने आए थे। आज वापस से यही तुम्हारा इलाज करेंगे और तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे क्योंकि तुम्हारा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगर तुम पूरी तरह से ठीक नहीं होगी तो तुम्हें कुछ भी मीठा खाने को नहीं मिलेगा। ये बात डॉक्टर ने कहा है, अगर तुम चाहती हो जल्दी से ठीक होना तो तुम्हें डॉक्टर के हाथों से दवाई लेना पड़ेगा। तो तुम्हें इस डॉक्टर से अच्छे से इलाज करवाना है, तो तुम शांत रहना। युवराज की बात सुनकर सुहाना का नज़र डॉक्टर पर गया। डॉक्टर मुस्कुराते हुए सुहाना को देख रहा था तो वही सुहाना डॉक्टर को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर को देखने के बाद सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर वहाँ खड़े क्यों है, उन्हें कहिए जल्दी से मुझे दवाई दे दे क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठीक होना है। मैं जानती हूँ मैं जब ठीक हो जाऊंगी तभी आप लोग मुझे कुछ मीठा खाने को दोगे। सुहाना की बातें सुनकर युवराज समझ चुका था सुहाना को डॉक्टर से डर नहीं लगता। ये सोचकर उसने डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने जब युवराज इशारे को देखा तो वो चुपचाप सुहाना के पास आया, फिर उसके माथे पर हाथ रखा। थोड़ी देर तक माथे पर हाथ रखने के बाद वह डॉक्टर मुस्कुराते हुए सुहाना से कहता है, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको बस थोड़ा आराम करना है। दवाई टेबल पर रखा हुआ है, सही समय अगर आप दवाई खाओगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। ये कहकर डॉक्टर ने युवराज को देखा तो वही युवराज डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा किया। उसी समय डॉक्टर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि वह डॉक्टर को असली डॉक्टर नहीं था, क्योंकि युवराज ने जानबूझकर अपने ही ऑफिस में काम कर रहे हैं वकर को नकली डॉक्टर बनाकर अपने साथ लेकर आया था। वह देखना चाहता था सुहाना डॉक्टर को देखकर डरती है या नहीं, इसीलिए तो उस डॉक्टर ने सुहाना का ठीक से इलाज भी नहीं किया। सुहाना ने देखा डॉक्टर वहां से चला गया तो वह मुस्कुराते हुए युवराज से कहती है, क्या मैं कल से ऑफिस आ सकती हूँ। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है तुम आ जाना, लेकिन वहां पर कोई शरारत मत करना और हाँ, वहां पर किसी को पता चले मत देना तुम मेरी पत्नी है, क्योंकि उन सबकी नज़रों में नंदिनी मेरी पत्नी है। और रही बात सबकी नज़रों से, तो अगर तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई होती तो नंदिनी मेरी सच में पत्नी होती। आज मैं उसके साथ कमरे में होता, लेकिन अफसोस मेरी किस्मत बदल गई जिसमें मुझे नंदिनी का साथ न मिलकर तुम्हारा साथ मिल गया। तुम्हारा साथ भी बस कुछ दिन का है, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दूंगा और तुम अपने रास्ते और फिर मैं अपने रास्ते। ये कहकर युवराज चुपचाप बाथरूम कपड़े बदलने के लिए चला गया। सुहाना युवराज को बाथरूम के ओर जाते हुए देखी तो वह दरवाजे को देखती ही रह गई। थोड़ी देर में युवराज वापस कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना अभी भी उसी को देख रही है। ये देखते ही वह चुपचाप सुहाना के पास आया, फिर बेड के दूसरे साइड जाकर बैठ गया। युवराज ने देखा सुहाना चुपचाप उससे ही देखे जा रही है तो वह चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने दे रहा हूँ, अपने बेड पर सोने दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है जब कोई दूसरी लड़की मुझे इस तरह से देखने की कोशिश करे। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना डर चुकी थी। वह डरते हुए अपने ब्लैंकेट को मुट्ठी में कसकर पकड़ के घबराहट भरी आवाज में कहती है, वो तो मैं ये देख रही थी, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए, मेरा मतलब अभी तो रात के 9 बजे बज रहे हैं। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, देखो मैं तुम पर गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे गुस्से करने पर तुम्हें डर लगने लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम मुझे इस तरह से देखकर डरना शुरू करो। अगर ऐसा ही रहा तो कल तुम ऑफिस में मेरे सामने काम कैसे करोगी, क्योंकि जब भी कोई वर्कर मेरे सामने काम करता है और अगर उस वर्कर से कोई भी गलती होता है तो मैं उस पर बहुत गुस्सा करता हूँ और उसे कभी कभी नौकरी से भी निकाल देता हूँ, इसीलिए तुम्हें खुद को नॉर्मल रखना पड़ेगा। और रही बात आज मेरा जल्दी आने का, तो
मेरा काम बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं जल्दी आ गया, और जरूरी नहीं है कि मैं हर जोर जल्दी आता हूँ, कभी कभी लेट भी होता हूँ। युवराज की बातें सुनकर सुहाना उदास मन से कहती है, मैं डरती नहीं हूँ। बचपन में जब मेरी माँ मुझे मारती थी तो वह ना मुझ पर बहुत चिल्लाती थी, बहुत गुस्सा करती थी। उनका चेहरा गुस्सा करते समय बहुत डरावना दिखता था, जिसे देखकर मैं धीरे धीरे डरने लगी। एक दिन मॉम की छोटी बेटी है, वह मेरे पास आकर मुझे कहती है, मॉम चुड़ैल है, वह सिर्फ तुम्हें मारेगी, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तुमसे नहीं, तुम्हें वह एक दिन पूरा खत्म कर देगी और अपनी तरह बना देगी। छोटी बहन की बात सुनकर मैं मॉम को देखकर बहुत डरने लगी। धीरे धीरे मैं डर बढ़ता गया। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ। फिर मुझे कमरे में बंद रखने लगी, मुझे बाहर जाने को नहीं मिलता था। ये सब बोलते हुए सुहाना डर से काँप रही थी। ये देखकर युवराज ने पहले तो उसके सर पर हाथ रखकर उसे सहला, या फिर उसके चेहरे को देखकर कहा, देखो, मैं ये तो नहीं जानता हूँ तुम्हारी माँ किस तरह की औरत थी, लेकिन जितना तुमने मुझे बताया है उससे मुझे यही पता चला है, तुम्हारी माँ ने कभी भी तुम्हें प्यार नहीं किया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, इस घर में तुम्हें दादी का प्यार मिलेगा। मैं जानता हूँ मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन हो सकता है जब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तब मेरी माँ तुम्हें पसंद करेगी। मेरी माँ को नंदिनी बहुत पसंद है, जिस वजह से वह आज भी चाहती है नंदिनी मेरी हो जाए। तुम मुझसे धोखे से शादी की, जिस वजह से मेरे पूरे परिवार को लगा तुम किसी की भेजी हुई लड़की हो, लेकिन फिर मुझे पता चल गया तुम यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से आई, वह भी किसी से भागते हुए। पर अब ये सारी बातें हम नहीं करेंगे, मुझे जितना तुम्हारे बारे में पता था मैं उतना पता करके रखा हूँ। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे पता चलेगा तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, मैं फौरन उनके खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगा और पुलिस पर उन्हें पकड़ लेगी। युवराज के मुंह से पुलिस नाम सुनते ही सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जो सुहाना थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी, उदास मन से युवराज को अपने बारे में बता रही थी, अब वही सुहाना के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डर की वजह से सुहाना खुद को एक कोने में समेटने लगी। जब युवराज ने देखा कैसे सुहाना खुद को एक कोने में समेटने की कोशिश कर रही है, तो वह हैरान रह गया। पहले तो उसे समझ नहीं आया उसका कौन सा बातें सुनकर सुहाना इतना डरने लगी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ पुलिस कहने पर सुहाना के एक्सप्रेशन बदल गए, तो वह समझ गया सुहाना पुलिस का नाम सुनते ही डरने लगती है। ये सोचकर युवराज जल्दी से सुहाना को पकड़कर उसे शांत करते हुए कहा, देखो सुहाना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो। युवराज की बातें सुनकर सुहाना जल्दी से उसको कसकर पकड़ के उसके गले लगकर कहती है, आप मुझे छोड़कर मत जाना, खास करके उसे पुलिस अंकल के पास, वह बहुत बहुत बड़े अंकल हैं। सुहाना को इतना कहते हुए देखकर और की बातों को सुनकर युवराज को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। दिन ब दिन युवराज को सुहाना के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता जा रहा था, जिस वजह से युवराज कंफ्यूज नहीं हो रहा था। पहले तो युवराज ने सुहाना को ठीक से शांत किया। जब सुहाना शांत हो गई तो युवराज ने सुहाना को बेड पर अच्छे से लिटा कर कहा, देखो, कोई पुलिस नहीं आएगी और कोई पुलिस किसी को भी कुछ नहीं करेगा। अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश करेगा तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अगर तुम मुझे डिटेल में बताओगी आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे कभी भी तुम्हें मेरी जरूरी पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम बस एक बार मुझे बता दो। युवराज की बातें सुनकर सुहाना और ज्यादा डरने लगी। उसकी घबराहट को देखकर युवराज समझ गया इस समय सुहाना से कुछ भी जानना सही नहीं होगा। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तुम कुछ भी मत बोलना, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा। अभी फिलहाल चलो, तुम सो जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें दवाई दिया है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। सुहाना जब युवराज की बातें सुनी तो वह जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर ली। वह नहीं चाहती थी कोई उससे उसके अतीत के बारे में सवाल पर सवाल करे, खास करके वो अतीत जो ठीक से उसे भी याद नहीं है। थोड़ी ही देर में सुहाना की आंखें बंद हो चुकी थी और वह गहरी नींद में चली गई थी। ये देखकर युवराज सुहाना से दूर हुआ, फिर अपनी जगह पर आकर लेटते हुए खुद से कहा, तुम कौन हो सुहाना, आखिर तुम्हारा राज क्या है? हर रोज मुझे तुम्हारे बारे में एक नई कहानी सुनने को मिलती है। पहले मुझे लगता था तुम एक ऐसी लड़की हो जो पैसों के लिए किसी का काम करती हो, लेकिन फिर मुझे पता चला तुम तो खुद अपने ही परिवार से भाग रही हो। लेकिन तुम्हारे अतीत ने ऐसा क्या धोखा दिया जिस वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है? मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा। मुझे कैसे भी करके तुम्हारा पूरा सच जानना है। मुझे जानना है आखिर तुम पुलिस से क्यों डरती हो
और क्यों तुम कुछ चीज को करके भूल जाती हो? क्यों तुम्हें चोट लगने पर दर्द नहीं होता है? ये सब सोचकर युवराज ने अपना गर्दन घुमाकर सुहाना को देखा। सुहाना को देखते ही युवराज अपना आंख बंद करके गहरी नींद में चला गया। वही इधर नंदिनी का कमरा। नंदिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। फोन पर आए हुए कॉल को देखकर नंदिनी चैन की सांस लेकर कहती है, फाइनली तुमने कॉल कर दिया, अब मैं तुमसे अपना काम में करवाऊंगी। यह कहकर नंदिनी ने तुरंत कॉल उठाया। नंदिनी जैसी कॉल उठाई तभी फोन की दूसरी तरफ से शैतान बड़ी आवाज में कोई कहता है, ओ नंदिनी, क्या बात है, इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, वह भी युवराज के होते हुए? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें खुश नहीं कर रहा है या फिर तुम चाहती हो वापस से मैं तुम्हें खुश करूं? उस आदमी की बात सुनकर नंदिनी चिढ़ते हुए कहती है, राहुल, मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात करने नहीं आई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और यह मदद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये कहकर नंदिनी राहुल को वह सारी बातें बताने लगी जो युवराज और सुहाना के साथ हुआ। नंदिनी की सारी बातें सुनने के बाद राहुल हैरान होकर कहता है, क्या कहा, इतना बड़ा बवाल हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। लेकिन इन मीडिया वालों ने तो बताया था तुम्हारी शादी हुई है, तो फिर यहाँ पर सुहाना नाम की लड़की कहाँ से आ गई? राहुल की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में कहती है, वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द ही इस शहर में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम आओगे तभी तुम्हारी मुलाकात में सुहाना से करवाऊंगी। मैं चाहती हूँ सुहाना इस घर से चली जाए, और एक तुम इकलौते वो इंसान हो जो सुहाना को अपने झांसे में फंसा सकते हो। इसीलिए अब बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नंदिनी की बात सुनकर राहुल शैतान भरी आवाज में कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं वह शहर में आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम वह शर्त पूरी करोगी तभी मैं आऊँगा, वरना मैं नहीं आने वाला। ये कहने के बाद राहुल चुप होकर नंदिनी के जवाब का इंतजार करने लगा। राहुल की बात सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छा, और तुम्हारी शर्त क्या है? नंदिनी की बात सुनते ही राहुल शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी शर्त बस एक है, और वह है कि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वह भी तब जब मैं तुम्हारे शहर आऊँगा। मुझे पहले तुमसे मिलकर तुम्हारे साथ टाइम बिताना है, और तुम्हें पता ही है मैं किस तरह के टाइम बिताने की बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारी भी बात नहीं करूँगा, सोच लो तुम्हें क्या करना है। राहुल की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतनी सी बात ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। वैसे भी कौन सा तुम पहली बार ऐसी शर्त रख रहे हो, तुमने पहले भी कई बार ऐसी शर्त रखे हैं और मैंने कभी भी तुम्हें मना नहीं किया है, तो भला आज कैसे मना करती? चलो, अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, मेरी बहन को भी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ हम दोनों एक साथ रहते हैं, इस बारे में किसी को भी पता चले। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है, ये बस हम जानते हैं। ये कहकर नंदिनी फोन कट कर दी। सुबह का समय, युवराज ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा सुहाना अनिकेत के साथ बैठकर बातें कर रही है। सुहाना आज ऑफिस की तरह कपड़े पहनी हुई थी। ये देखकर युवराज तो है उसे देखता ही रह गया। वही जब अनिकेत का नजर युवराज पर गया तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए, अब हम ऑफिस चलते हैं। आपको पता है भाभी भी हमारे साथ ऑफिस जा रही है, इसलिए वह आपसे पहले तैयार होकर नीचे आ गई। उन्हें लगा अगर उन्हें देर हुई तो आप उन्हें यहीं पर छोड़ दोगे। अनिकेत की बात सुनकर युवराज सुहाना पर से अपनी नजरें हटाकर उसे देखते हुए कहता है, ठीक है चलो, वैसे भी काफी समय हो गया है, मेरी आज 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। ये कहकर युवराज बिना किसी को देखे, बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप घर से बाहर निकला। कुछ ही समय में वह तीनों गाड़ी के पास आए। जैसे ही वहां आया, युवराज का नजर नंदिनी पर गया। नंदिनी गाड़ी के दरवाजे के सहारे खड़ी होकर उसको ही देख रही थी। ये देखकर युवराज नंदिनी के पास आकर कहता है, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? युवराज की बात सुनकर नंदिनी पहले तो सुहाना को देखी जो अनिकेत के साथ खड़ी होकर उसे ही देख रही थी, फिर युवराज के पास आकर उसको कसकर गले लगाकर कहती है, युवराज बेबी, आज मेरा मन हुआ क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाऊं, वैसे भी अकेले ऑफिस जाकर मैं बोर होने लगती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं चल सकती हूँ? अगर तुम मना करोगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, लेकिन मेरा मन था तुम्हारे साथ जाने का, इन कुछ दिनों से तुम मेरे साथ अच्छे से समय नहीं बिताते हो। नंदिनी की बात सुनकर युवराज ने सुहाना को देखा जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर युवराज नंदिनी का हाथ पकड़कर कहता है, मैं काम में ज्यादा बिजी रहने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ।
पर तुम फिक्र मत करो, जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगा। और रही मेरे साथ ऑफिस जाने की, तो तुम बेझिझक मेरे साथ ऑफिस चल सकती हो, कोई भी तुम्हें मना नहीं करेगा। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। चलो, वैसे भी अब मुझे देर हो रही है, जल्दी से कार के अंदर बैठो। युवराज की बात सुनते ही नंदिनी शैतान भरी नजरों से सुहाना को एक नज़र देखने के बाद जल्दी से गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। जब युवराज ने ये देखा तो वह भी चुपचाप नंदिनी के बगल में जाकर बैठा। अनिकेत और सुहाना उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था युवराज का यूं नंदिनी के साथ पीछे बैठना, लेकिन अब वह अपने भाई को कुछ कह भी नहीं सकता था। वह जानता था अगर उसने कुछ कहा तो फालतू का उसका भाई उसी पर गुस्सा करेगा। अपने भाई को देखने के बाद अनिकेत सुहाना का हाथ पकड़ के कहता है, भाभी आप उन दोनों को इग्नोर करो, आप मेरे साथ चलो, हम दोनों आगे बैठकर बाहर का नज़ारा देखते हुए जाएंगे। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है, हो सकता है बारिश होगा, आपको तो बारिश पसंद है ना। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अनिकेत भाई, लेकिन नंदिनी हमारे साथ क्यों जा रही है? क्या वह हमेशा युवराज जी के ऑफिस में काम करती है? उनका कोई खुद का ऑफिस नहीं है, उनके पापा कुछ नहीं करते हैं। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, नंदिनी का ऑफिस है, उसके पापा भी एक बिजनेसमैन है, लेकिन नंदिनी भाई का पीछा नहीं छोड़ती है, जिस वजह से वह हर समय भाई के पीछे ही पड़ी रहती है। चाहे भाई ऑफिस में हो या फिर घर पर, जहां भाई होंगे वहां नंदिनी होगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप उन दोनों को इग्नोर कीजिए। ये कहकर अनिकेत सुहाना को कार के अंदर बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। अपनी जगह पर बैठने के बाद अनिकेत एक नज़र अपने भाई को देखा, फिर चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन सुहाना का नज़र बार बार युवराज और नंदिनी पर जा रहा था। जब अनिकेत ने ये देखा तो वह सुहाना का एक हाथ पकड़ के कहता है, भाभी क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? आप ना इसे पकड़ के रखो और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही करना, फिर आपको भी मैं गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। ये कहकर अनिकेत ने एक नज़र शीशे के जरिए अपने भाई युवराज को देखा। वह जानबूझकर सुहाना को टच करने की कोशिश करा था ताकि उसके भाई को गुस्सा आए। वह समझ गया था युवराज ने सुहाना को पीछे नहीं बैठाया तो सुहाना को बहुत बुरा लगा, जिस वजह से अनिकेत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शीशे के जरिए युवराज को देखने के बाद अनिकेत सुहाना से कहता है, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने पास लोगों को रखते हैं, उसे कुछ सिखाते नहीं है, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। अनिकेत की बात उनका सुहाना मुस्कुराए। तभी नंदिनी तंज कसते हुए कहती है, अनिकेत सिखाया उसको जाता है जो सीखने लायक होता है। ये लड़की तो पहले से ही बेवकूफ़ है, कहीं इसे सिखाते सिखाते तुम भी बेवकूफ़ मत बन जाना। वैसे भी लोग कहते हैं पागल लोगों को पागलखाने में रखा जाए तो अच्छा होता है, वरना बाहर रहकर वह शैतान बनता। जिस लड़की को तुम सिखाने की बात कर रहे हो ना, वह लड़की तुमसे कई गुना ज़्यादा सीख चुकी होगी, लेकिन दिखाएगी नहीं, क्योंकि उसे महान जो बनना है, बस तुम ही लोगों की आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। एक बार मेरी नज़र से देखोगी तो तुम्हें भी वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई देता है। नंदिनी की बात सुनकर अनिकेत को गुस्सा आ रहा था, खास करके उसे, और ज़्यादा गुस्सा तब आया जब उसने देखा उसका भाई नंदिनी को कुछ कह ही नहीं रहा है। ये देखकर अनिकेत गुस्से में कहता है, नंदिनी वह क्या है ना, मेरी आंखें तुम्हारी तरह खराब नहीं है, मेरी आंखें बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे वही दिखता है जो सच होता है। शायद इसीलिए मुझे वह नहीं दिखता जो तुम्हें दिखाई देता है, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी आंखों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपने आंखों से बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपने इन्हीं आंखों से अपनी भाभी को देखता हूँ। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी को गुस्सा आया। तभी सुहाना पीछे घूमकर युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज जी आपने मुझसे कहा था आप मुझे घुमाने ले जाओगे, तो क्या आप मुझे घुमाने ले चलोगे? आप जब से गाड़ी में बैठे हो तब से चुप हो, किसी से कुछ नहीं कहा। मैं जानती हूँ मेरी बुराई सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाना नहीं चाहते हो, पर आप फिक्र मत करो, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ हो। सुहाना की बात सुनकर युवराज के होठों पर हल्का मुस्कुराहट आ गया, लेकिन वह मुस्कुराहट किसी ने नहीं देखा था। सुहाना की बातों को सुनने के बाद युवराज नंदिनी से कहता है, देखो नंदिनी, तुम सुहाना को बेवकूफ़ कहना बंद करो। उसकी फैमिली ने कभी भी उसे बाहर नहीं घूमने दिया है, जिस वजह से उसे दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं वह बेवकूफ़ है।
तुमने देखा नहीं, इतना कुछ सुनने के बाद भी उसे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा, बल्कि वह तब भी मुस्कुराए जा रही है। अगर सुहाना की जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक तुम पर हमला कर चुकी होती, लेकिन सुहाना ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक ऐसी लड़की तुम्हारे सामने है जो तुम्हारी बातों को सुनने के बाद भी तुम्हें उल्टा जवाब नहीं दे रही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ मुझे सुहाना पसंद है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैंने सुहाना को अपनाया है। मैं बस यही चाहता हूँ तुम कोई गलत काम मत करो। तुम्हें पता है ना, मेरी फैमिली भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी दादी बस तुम्हें पसंद नहीं करती है, उनके दिल में तुम्हें जगह बनाना है, और तुम हो कि अपनी कड़वी बातों से दूसरों का दिल तोड़ती हो। युवराज की फटकार सुनकर नंदिनी गुस्से में सुहाना को देखी, क्योंकि वह जानती थी युवराज उसे सिर्फ सुहाना की वजह से डांट रहा है, वरना आज तक युवराज ने कभी भी फालतू का उसे नहीं डांटा था। ये सोचकर नंदिनी युवराज को देखकर हल्का से मुस्कुराते हुए कहती है, आई एम सॉरी युवराज, पर मैं क्या करूं, जब जब इस लड़की को तुम्हारे साथ देखती हूं तो मुझे वह दिन याद आता है जिस दिन तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली थी। अगर ये लड़की उस दिन नहीं आती तो हम दोनों आज पति पत्नी रहते। आज दुनिया वालों की नज़रों में हम झूठे पति पत्नी तो बनकर रह रहे हैं, लेकिन असलियत में तो सुहाना ही तुम्हारी पत्नी है। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कोई सुहाना से प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और यह बात मैंने सुहाना से भी बहुत बार कहा है। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगली बार से सुहाना के बारे में कुछ भी गलत बात मत कहना। युवराज की बात सुनकर नंदिनी चुप हो गई। वह समझ गई थी अब युवराज के सामने सुहाना के बारे में कुछ भी बोलना बेकार होगा, क्योंकि युवराज उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उसके पास बस एक ही रास्ता था, अब राहुल जब आएगा तभी उसे एक मौका मिल पाएगा सुहाना को सबक सिखाने का। युवराज ने देखा नंदिनी चुप हो गई तो वह सुहाना को देखते हुए कहता है, तुम्हें बाहर जाना है घूमने के लिए, ठीक है अनिकेत तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम ऑफिस जा रही हो तो उस पर ध्यान दो। सुहाना जब युवराज की बातों को सुनी तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है मैं ऑफिस पर ध्यान दूंगी, लेकिन जब मैं अनिकेत के साथ बाहर घूमने जाऊंगी तब आप अपनी गर्लफ्रेंड नंदिनी के साथ में चलना, आप उनके साथ घूमना, मैं अनिकेत के साथ घूमूंगी। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए अनिकेत को देखने लगी। जब अनिकेत ने सुहाना के बातों को सुना तो वह भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई भाभी बिल्कुल ठीक है, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप नंदिनी के साथ तक घूमने जाएगा और मैं भाभी के साथ। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी अनिकेत ने देखा कंपनी आ चुका है। उसने तुरंत गाड़ी रोका, फिर सुहाना को देखते हुए कहने लगा, भाभी भाई का ऑफिस आ गया है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए आप भाई की पत्नी हो। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना उसे देखी इससे पहले कि सुहाना उसे कुछ कहती, तभी नंदिनी तंज कसते हुए कहती है, हाँ सुहाना, कहीं तुम पागलों की तरह लोगों को यह मत बता देना तुम्हारी शादी युवराज से हुई है, क्योंकि सभी लोगों को यही लगता है युवराज की पत्नी मैं हूँ और मेरी शादी युवराज से हुई है। नंदिनी की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, युवराज जी ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। ये कहकर सुहाना मुस्कुराते हुए युवराज को देखी, फिर चुपचाप कार से बाहर निकली। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली उसका नज़र सड़कों पर गया जहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। इतने सारे लोगों को आते जाते हुए देखकर सुहाना डर के मारे कांपने लगी। उसके कदम आगे की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। वही जो युवराज नंदिनी के पास बैठा हुआ था वह भी सुहाना की तरफ उतरा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा उसका नज़र सुहाना पर गया जो डर की वजह से कांप रही थी। उसे ऐसे इतना डरे हुए देखकर युवराज सामने की ओर देखा, लेकिन सामने उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जिससे लोगों को डर लगे। लेकिन तभी युवराज को याद आया, सुहाना को ज़्यादा लोग देखकर डर लगता है और यहाँ पर लोग आते जाते रह रहे हैं। ये देखते ही वह सुहाना का हाथ पकड़ा, फिर तुरंत वहां से निकलकर ऑफिस के अंदर चला गया। नंदिनी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह युवराज के साथ हाथों में हाथ डालकर ऑफिस के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो युवराज ने सुहाना को ही पकड़कर अपने साथ लेकर चला गया। वही जब अनिकेत ने ये देखा वह मुस्कुराते हुए नंदिनी से कहता है, भाई का सारा अधिकार अब भाभी के ऊपर है, अब भाभी अपना हक लेकर रहेगी, फिर तुम्हें भाई की जिंदगी से निकालेगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस नंदिनी मेहरा।
ये कहकर अनिकेत शैतान भरी नजरों से नंदिनी को देखने के बाद वहां से सीधे ऑफिस के अंदर चला गया। अनिकेत की बात सुनकर नंदिनी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। वह गुस्से में अपना पैर पटक कर चुपचाप ऑफिस के अंदर चली आई। वही युवराज सुहाना को लेकर ऑफिस के अंदर आया। वह थोड़ी देर के लिए ये तक भूल गया था ऑफिस में काम कर रहे लोगों को उन दोनों पर शक हो सकता है, क्योंकि उन सभी को पता था उसकी शादी नंदिनी से हो चुकी है, और ऐसे में वह नंदिनी के साथ न आकर दूसरी लड़की के साथ अपने ऑफिस में जा रहा था। जब अनिकेत ने सारे वर्कर को ऐसे देखा, वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को कोई काम नहीं है क्या? अगर नहीं है तो ये जॉब छोड़कर जा सकते हो। अनिकेत की धमकी बड़ी बातें सुनकर सारे वर्कर जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर आ गए और वापस से अपने काम में लग गए। ये देखते ही अनिकेत चुपचाप अपने केबिन में चला गया। इधर युवराज अपने केबिन में सुहाना को लेकर आया, फिर उसे सोफे पर बिठाकर कहा, तुम्हारा केबिन अभी बना नहीं है, इसीलिए आज के लिए तुम यहीं पर मेरे केबिन में बैठकर काम करोगी। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट रखा है, तो तुम्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जाने चाहिए। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे रूल्स और रेगुलेशन पता है, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो इनका मतलब होता है मैं आपका हर काम करूँगी। आप मुझे ऑर्डर दोगे, मैं वो करती जाऊँगी, और जैसे ही आप सुबह ऑफिस आओगे तो मैं आपको सैल्यूट बताऊँगी कि आज आपका कौन कौन सा काम होगा, कौन कौन सी मीटिंग होगी, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फाइल है उन्हें मुझे संभालना है। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरान था, क्योंकि सुहाना एक बिजनेस वूमेन की तरह बातें कर रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले भी ऐसा काम कर चुकी है, लेकिन जहाँ तक उसे पता था सुहाना तो हमेशा घर में छुप कर रही है, तो वह भला ऐसा काम कैसे कर सकती है। ये सोचकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, अच्छा तो तुम्हें पहले से ये सब पता है, इसलिए तुम ऑफिस आना चाहती थी, लेकिन तुम्हें ये सब पता कैसे है? जहाँ तक तुमने मुझे बताया है तुम्हारी मॉम तो कभी भी तुम्हें घर से बाहर तक निकलने नहीं दी है। युवराज की बात सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, हाँ मेरी मॉम कभी भी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दी, लेकिन जब भी मेरे पापा घर आते थे तो वह मेरे लिए किताब लेकर आते थे और उस किताब में बहुत कुछ लिखा होता था। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती थी तो वह ना मैं लिख कर रखती थी, और जब भी मेरे पापा आते थे मैं उनसे पूछ लिया करती थी। तभी मेरे पापा बताते थे जो कंपनी ओपन करते हैं वो वहाँ के मालिक होते हैं, और उस मालिक के बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि लेफ्ट और राइट हैंड। सुहाना की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर करता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तो तुम टेबल पर रखे सारे फाइल को चेक करके मुझे बताओ इसमें क्या मिस्टेक है और ऐसा क्या चेंज होना चाहिए जो हमारे कंपनी के लिए बेहतर है। मैं तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ, अगर तुमने 2 घंटे में करके दिखा दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी जो तुम्हें मैं पैसे दूंगा उसको बढ़ा दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुरा कर कहती है, नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है। आप मुझे कभी भी घर से निकालने की बात मत करना, मुझे आपके साथ रहना है और कहीं नहीं जाना है। आप भले ही मुझे पैसे मत दो, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वह भी हर समय। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस लिया, फिर चुपचाप उसे देखने के बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। ये देखकर सुहाना भी अपना काम करने लगी। युवराज अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसके मन में सुहाना के बारे में ख्याल आ रहे थे। अब तो सुहाना की और बात पता चलने के बाद उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन हो रहा था। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने देखा एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी है। उस लड़की को देखते ही युवराज उसे अंदर आने का इशारा किया। तभी वह लड़की मुस्कुराते हुए युवराज के पास आई। हालांकि उस लड़की के कपड़े काफ़ी छोटे थे, या यूं कहें कि वह जानबूझकर युवराज के सामने आने के लिए ऐसे कपड़े पहन कर आई थी। वहीं सोफे पर बैठी सुहाना भी उस लड़की को देख चुकी थी। उस लड़की को देखते ही सुहाना अपनी नज़रें हटाकर वापस अपना काम करने लगी। युवराज ने पहले तो उस लड़की को देखा, फिर गुस्से में कहा, किस काम के लिए तुम मेरे केबिन में आई हो? युवराज की बात सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए अपने हाथों में रखे फाइल युवराज को देते हुए कहती है, सर मैनेजर ने कहा है ये फाइल आपको देने के लिए, इसमें अकाउंट का सारा काम कर दिया गया है और मैंने रिचेक किया तो इसमें सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है। मैनेजर ने कहा है आप एक बार इस पर साइन कर दो तो वह सभी को सैलरी सही समय रहते दे देंगे। उस लड़की की बात सुनकर युवराज एक नज़र फाइल को देखा, फिर उस लड़की को देखते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम मानव से कह देना ये फाइल उसे कल सुबह मिल जाएगी।
फिलहाल मुझे और भी काम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। युवराज की बात सुनकर वह लड़की शैतानों की तरह मुस्कुराई, फिर जानबूझकर टेबल पर रखे फाइल को ठीक करने के लिए हल्का नीचे झुकी। वह जानबूझकर युवराज को अपनी सेल्स दिखा रही थी। वही जब युवराज ने उस लड़की की हरकतों को देखा तो वह गुस्से में चिल्ला कर कहता है, मैंने कहा ना तुम्हारा काम हो चुका है तो चुपचाप मेरे केबिन से बाहर निकलो, और हाँ, मेरे केबिन में आने की दोबारा हिम्मत मत करना। मेरे केबिन में तभी आना जब ढंग के कपड़े पहनो, वरना मत आना। युवराज की गुस्से भरी बातें सुनकर वह लड़की डर चुकी थी। उस लड़की ने पीछे मुड़कर सुहाना को देखा जो चुपचाप अपना काम कर रही थी। सुहाना को देखते ही वह लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि सुहाना बड़े आराम से उसके बॉस के केबिन में बैठी हुई थी और बॉस ने उसे निकाला भी नहीं था। उस लड़की को सुहाना से जलन होने लगा, लेकिन युवराज के सामने होने की वजह से वह कुछ कह नहीं पाई, इसीलिए वह चुपचाप वहां से जाने लगी। जैसे वह वहां से निकली तभी अचानक से उसके पैरों में कुछ चुभा। अचानक से चुभने की वजह से उस लड़की की जोर से चीख निकल गई। कुर्सी पर बैठा युवराज भी उस लड़की को देखकर आंखें छोटी कर लिया, क्योंकि वह लड़की अपनी एक पैर को पकड़कर दर्द से कराह रही थी। युवराज का नज़र उस लड़की के पैरों पर गया जहां पर खून निकल रहा था, और उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा चाकू रखा हुआ था, जो आजकल एक कंपास बॉक्स रखा होता है। ये देखते ही युवराज कुर्सी से उठकर उस लड़की के पास आकर कहा, ये चाकू, ये यहाँ क्या कर रहा है? युवराज की बात सुनकर वह लड़की अपने पैरों को ठीक से फर्श पर रखकर रोते हुए कहती है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं ऑफिस के अंदर आई थी तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से यह चाकू यहाँ कैसे आ गया? उस लड़की की बात सुनकर युवराज भी समझ गया था वह लड़की सच कह रही है, क्योंकि जब वह केबिन के अंदर आया था तब भी उसे वहां पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। ऐसे में अचानक से वहां चाकू का आ जाना यह कोई ताज्जुब की बात है। युवराज का नज़र अचानक से सुहाना पर गया, जो डर की वजह से अपने हाथों में पेपर को पकड़ के कोने में बैठी हुई थी। सुहाना को इतना डरे हुए देखकर युवराज ने अपना सर झटका, क्योंकि वह जानता था सुहाना कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती थी। वही वह लड़की सुहाना को इतना डरते हुए देखकर गुस्से में कहती है, जरूर इसी लड़की ने कुछ किया होगा और अभी जानबूझकर डरने का ड्रामा कर रही है, ताकि आपको इस पर शक न हो। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ यही लड़की कुछ कर रही थी। उस लड़की की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, देखो, हो सकता है चाकू गलती से यहाँ गिरा हो और किसी ने ध्यान नहीं गया हो। वैसे भी कभी कभी सामने का दिखावा चीज भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं तुम फालतू का सुहाना पर इल्जाम लगाओगी। तुम्हें चोट लगी है तो जाकर सबसे पहले डॉक्टर से दिखाओ, बाकी की बातें हम बाद में कर लेंगे, अभी फिलहाल के लिए मेरी केबिन से बाहर निकलो। युवराज की बात सुनकर वह लड़की गुस्से में सुहाना को देखने के बाद लड़खड़ाते हुए केबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही वह लड़की वहां से निकली तभी अनिकेत भागते हुए युवराज के पास आया। जैसे ही वह युवराज के पास आया उसका नज़र फर्श पर गिरे खून पर गया। खून को देखते ही अनिकेत परेशान होकर कहता है, भाई ये खून किसका है? मुझे किसी ने बताया आपके केबिन किसी की चीखने की आवाज़ आई। क्या किसी को चोट लगा है? भाभी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अनिकेत को इतना परेशान देखकर वह भी सुहाना के लिए युवराज को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अनिकेत को देखते हुए कहता है, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, उसे भला कैसे कुछ हो सकता है, बल्कि उसके होने पर किसी ना किसी के साथ जरूर कुछ होता है।